अब जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों पर टिप्पणी करने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक के नैतिक मानकों का उपयोग करना चाहता था तो उसका पेट आग से भर गया था। राघव को तुरंत शकेश को ढूंढने और उसके साथ लड़ाई करने की इच्छा हुई, क्योंकि वह अंदर से अविश्वसनीय रूप से घुटन महसूस कर रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि अमर नशा मंडप की महिलाओं का मूल क्या था। वह जानता था कि वे साधक थीं, जो एक रहस्यमय पृष्ठभूमि से आई थीं। उनके शरीर से निकलने वाला वह प्राकृतिक और शांतिपूर्ण दांव आकर्षण उनमें से प्रत्येक को सांसारिक दुनिया की उथल पुथल से अछूती परी बनाता था। लेकिन हालांकि ये परियां दुनिया पर उतरी थीं, लेकिन उनका राघव से क्या लेना देना था? क्या वे उसे समझाने और समझाने आई थीं? उसे सुधारने आई थीं? क्या यह एक मजाक था? क्या वह किसी तरह एक जघन्य खलनायक बन गया था? इस दुनिया में ऐसे कितने मूर्ख थे जिन्होंने उसे भी निशाना बनाया। अमर नशा मंडप के भीतर वे सभी लोग ढोंगी थे। सच में यह अज्ञात था कि वे कितने गंदे दिमाग वाले थे, लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश करने के बजाय वे राघव को निशाना बनाने आए। अगर कोई और उसे निशाना बना रहा होता तो राघव इतना क्रोधित नहीं होता, लेकिन सारिका, जो सांसारिक मामलों से दूर रहने वाला व्यक्ति था, ने वास्तव में उसे ज्ञान दिलाने की कोशिश की तो राघव विशेष रूप से चिढ़ गया। ऊब गए लोगों को अपने काम से मतलब रखना चाहिए। राघव ने अपना गुस्सा दबा लिया और अपने कदम तेज कर दिए। उसने कसम खाई कि वह उस जगह कभी नहीं लौटेगा। राघव की आकृति को गायब होते देख सारिका ने आह भरी और अमर नशा मंडप में वापस आ गई। जैसे ही वह वापस लौटी, मंडप मास्टर ने पूछा, क्या तुमने उससे बात की? मुझे लगता है। सारिका ने धीरे से अपना घूंघट हटाया, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा सामने आ गया। हालांकि उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा थी। क्या हुआ? हमने बस कुछ शब्द कहे और फिर राघव चला गया। इसके अलावा उसका चेहरा भयावह रूप से उदास था। उसने खुद को मुझे कोसने से जबरन रोका। सारिका ने कड़वी मुस्कान दी। राघव एक सभ्य व्यक्ति की तरह लग सकता है, लेकिन वह इतना असभ्य कैसे हो सकता है? मंडप मास्टर ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि वह असभ्य है, बल्कि वह बहुत गुस्से में है। ऐसा लगता है कि वह मुझसे बहुत निराश है। सारिका ने आह भरते हुए कहा, हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने तुम्हारा असली रूप नहीं देखा है, अन्यथा वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता। मंडप मास्टर ने अत्यधिक आत्मविश्वास से हंसते हुए कहा, यह राघव बेहद अजीब है। वह एक कुएं की तरह लगता है जिसकी सतह बेहद साधारण है। हालांकि कोई भी उस सतह के पार यह नहीं देख पाता कि उसकी गहराई कितनी है। यह रहस्य है कि वह कितनी सारी बातें छिपा रहा है। आप यह नहीं कह सकते कि वह एक अच्छा इंसान है, क्योंकि जब वह हत्या करता है तो उसकी आत्मा जरा भी नहीं कांपती। उसके मन में जरा सी भी दया या सहानुभूति नहीं होती। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि वह एक बुरा व्यक्ति है, क्योंकि वह अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत खुले तौर पर और दयालुता से पेश आता है। उसके पास उनके खिलाफ जरा सी भी सुरक्षा नहीं है। सारिका ने खिड़की से बाहर देखा, अंधेरे में घूरते हुए। सारिका, राघव तुम्हारा शैतान सितारा है या नहीं, उसका फिलहाल तुमसे कोई संबंध नहीं है। अगर तुम उसे मारना नहीं चाहते तो उसे भड़काओ मत। तुम्हारे अच्छे इरादे सिर्फ तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएंगे और तुम्हारे दांव हृदय को प्रभावित करेंगे। मंडप मास्टर ने चेतावनी दी। हाँ, मैं समझता हूं। किसी भी मामले में इस बार मेरा टेम्परिंग अनुभव जल्द ही समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि मेरा दांव हृदय लगभग पूर्णता तक पहुंच गया है और इसलिए मैंने मिशन मास्टर को पूरा कर लिया है जो मुझे दिया गया था, और मैं अमर महल में वापस आ सकता हूं। यह राघव मेरा शैतान सितारा नहीं होना चाहिए। मंडप मास्टर, चिंता न करें, मुझे उसमें थोड़ी दिलचस्पी थी। मैं ठीक से अभिनय करना जानता हूं, सारिका ने कहा। तो फिर यह अच्छी बात है। आप हमारे मायावी संगीत अमर महल के 4 महान अमर अंकुरों के मुखिया हैं। महल के मालिक को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, उसे निराश मत करना। मंडप के मालिक ने चेतावनी दी। हाँ, अब मैं आराम करने जा रहा हूं। मंडप स्वामी को अलविदा कहने के बाद सारिका अपने कमरे में लौट आई। हालांकि थोड़ी देर बाद एक हरे रंग की पोशाक पहने युवती अंदर चली आई। बड़ी बहन सारिका, आपने मुझे बुलाया? हाँ नंदिनी, मुझे उस राघव की जांच करने में मदद करो। जितनी विस्तृत जानकारी होगी उतना ही बेहतर होगा, सारिका ने कहा। ठीक है,
और मंडप मास्टर को इसके बारे में पता न चलने दें, सारिका ने कहा। हाँ, जब वह युवती चली गई तो सारिका ने खिड़की से बाहर देखा। यही वह दिशा थी जिस ओर राघव गई थी। मेरे दांव हृदय को इस तरह हिला देने के लिए तुम निश्चित रूप से मेरे जीवन के पूर्व निर्धारित शैतान सितारे हो। या तो मैं तुम्हें बदल दूं या तुम्हें मार दूं। राघव, मुझे माफ कर दो। सारिका की आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति चमक उठी और उसने आह भरी। यह अज्ञात था कि स्वर्ग जानबूझकर राघव का विरोध कर रहा था या नहीं, लेकिन किसी भी मामले में अपने रास्ते के बाकी हिस्से में वह किसी अन्य बाधा में नहीं फंसा। जब वह मुकेश के आंगन में लौटा तो उसने देखा कि मुकेश पहले से ही वापस आ चुका था। हालांकि अब मुकेश का चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था और उसके बाल अस्त व्यस्त थे। अंदर आते हुए राघव को उदास देखकर मुकेश ने पूछा, क्या तुम्हें भी किसी ने पीटा था? इसका जिक्र भी मत करो, यह बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। राघव ने अपना सिर हिलाया। क्या इतनी अच्छी बात सच में हुई है? जल्दी बताओ, अपने भाई को थोड़ी देर खुश रहने दो। मुकेश की आंखें चमक उठीं। दरवाजा उधर है, भागो। राघव ने इशारा किया। आह, ऐसा मत करो, हम मुश्किलों में साथी भाई हैं। हमें अपनी परेशानियों का सामना एक साथ करना चाहिए। आओ, मुझे अपनी कहानी बताओ। मुकेश ने जोर दिया। राघव ने उसे देसाई परिवार के विशेषज्ञों द्वारा हमला किए जाने और सारिका के साथ उसकी बातचीत के बारे में बताया। मुकेश अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। क्या शकेश मूर्ख है? उसने उन लोगों को तुम्हारा परीक्षण करने के लिए क्यों भेजा? मेरा अनुमान है कि वे परित्यक्त सदस्य हैं। इतने बड़े परिवार में कई झगड़े तो होंगे ही। इस तरह की स्थिति इतनी दुर्लभ नहीं है। वे लोग शायद उसके प्रतिद्वंद्वियों के अधीनस्थ थे। उसने उनसे छुटकारा पाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, राघव ने कहा। लेकिन फिर सारिका का क्या? उसने तुम्हें क्यों निशाना बनाया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने आज सही दवा नहीं ली और तुम पर फायदा हो गई? मुकेश ने अचानक कहा। दरवाजा वहां है। हाँ, यह सिर्फ एक मजाक है। मेरे दादाजी ने कहा था कि अमर नशा भवन ऐसी जगह नहीं है जहां किसी भी संप्रदाय के अनुयायी नशा उतारने के लिए जा सकें। वहां दुनिया के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना, हजारों लोगों के जीवन के बारे में जानना, स्वर्ग और पृथ्वी पर असंख्य दांवों को समझना। ऐसा लगता है कि वह जिस भी संप्रदाय से है वह काफी भयानक अस्तित्व है। किसी भी मामले में मेरे दादाजी ने कहा कि रथविक उन्हें उकसा नहीं सकता। जब तक कुछ नहीं होता मुझे उनके साथ कुछ नहीं करना है। अगर सारिका वास्तव में आपको निशाना बनाना चाहता है तो यह परेशानी भरा होगा, मुकेश ने कहा। छी, इस दुनिया में बहुत सारे बोरिंग लोग हैं। मैं उनसे परेशान होने के लिए बहुत आलसी हूं, राघव ने कहा। अरे राघव, क्या तुम बेजोड़ पिकअप तकनीकों के लिए नहीं जाने जाते? तुम उसे जीतने के लिए अपनी कुछ क्षमताओं का उपयोग क्यों नहीं करते? हालांकि हम उसका चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन उसके स्वभाव से यह स्पष्ट है कि वह अद्वितीय सुंदरी है। एक बार जब आप उसे आकर्षित कर लेंगे तो न केवल आप सुंदर हो जाएंगे, बल्कि वह जिस भी संप्रदाय से होगी वह भी आपके पक्ष में हो जाएगा। क्या बढ़िया सौदा है? मुकेश की आंखें चमक उठीं। मैंने कब कहा कि मेरे पास बेजोड़ पिकअप तकनीक है? तुमने यह किससे सुना? राघव कुछ अवाक रह गया। क्या तुम्हें पूछने की जरूरत है? बस अपने आसपास की उन सभी सुंदरियों को देखो। वे सभी तुम्हारे प्रति बहुत समर्पित हैं और तुम जानते हो कि महिलाएं कितनी ईर्ष्यालु होती हैं, लेकिन तुम वास्तव में उन्हें एक दूसरे के साथ मिलाने में सक्षम थे। अगर यह तुम्हारे अद्भुत पिकअप कौशल के कारण नहीं है तो इसका क्या कारण है? रुको, नहीं, इसे कौशल नहीं कहा जा सकता। यह व्यावहारिक रूप से स्वर्ग को चुनौती देने वाली दिव्य क्षमता है। आह, मेरे पास यह प्रतिभा क्यों नहीं हो सकती? मुझे एक भी शांतिपूर्ण महिला नहीं मिल सकती। बकवास, कितना निराशाजनक है। मुकेश को अविश्वसनीय रूप से दुख हुआ। तुम्हारी और उसके बीच लड़ाई कैसी रही? राघव ने पूछा। वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि मुकेश को इतनी बुरी तरह कैसे पीटा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने आधे अगरबत्ती के बराबर समय तक मेरा पीछा किया और फिर हमला कर दिया। नतीजतन मैं एक चाल से हार गया। हालांकि इस बार
मैं उसके खिलाफ पूरे 1 घंटे तक बिना हारे टिका रहा। हे, मुकेश ने कहा, बुरा नहीं है। भले ही आपने अपनी दिव्य शक्ति को नहीं अपनाया है, फिर भी आप इतने लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम हैं। एक बार जब आप इसके आदी हो जाते हैं तो आप उसे पूरी तरह से दबा पाएंगे, राघव ने प्रशंसा की। इससे पहले मुकेश ने उसे बताया था कि जब वह प्रियंका का सामना करता था तो वह आमतौर पर कुछ ही सेकंड में हार जाता था। यह तथ्य कि वह इतने लंबे समय तक टिके रह सकता था बहुत प्रभावशाली था। ठीक है, बिल्कुल नहीं। मुख्य बात यह थी कि वह मुझे पीटने से पहले एक पेड़ से बांधने में व्यस्त थी। मुकेश ने आह भरते हुए कहा, दरवाजा वहां है। तुम मुझे खुद को थोड़ा बेहतर बनाने क्यों नहीं देते? देखो मैं कितना दुखी दिख रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरी ताकत वास्तव में बहुत बढ़ गई है। मैंने जानबूझकर उसे इस बार जीतने दिया। हालांकि मैं अभी भी उसे हराने में सक्षम नहीं होता, लेकिन इस बार मेरे पास प्रतिरोध करने की कुछ क्षमता जरूर होती। हालांकि मैंने उसे यह एहसास नहीं होने दिया। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि मैं अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करने के लिए एक खूबसूरत उलटफेर करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, यह घोषणा करते हुए कि राजा वापस आ गया है। मैं मुकेश 9 स्वर्गों को देखने के लिए जबरदस्ती उड़ूंगा। मुकेश खड़ा हो गया, एक बहुत ही राजसी मुर्गे की तरह, अपने भविष्य के प्रति आत्मविश्वास से भरा हुआ। बेशक अगर उसका चेहरा सूझा हुआ न होता तो प्रभाव थोड़ा बेहतर होता। ठीक है, तुमने जो कहना था कह दिया। मेज पर खड़े रहना बंद करो, ऊंचा होने से तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे, राघव ने असहाय होकर कहा। मुकेश मेज से उछल पड़ा और बोला, भाई, इस बार ये सब वास्तव में तुम्हारा धन्यवाद है। मेरे दादाजी ने व्यक्तिगत रूप से मेरे नए दांव बीजों की जांच की। उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग केवल एक ही दांव बीज के साथ विलय कर सकते हैं। हालांकि मैं इस नियम को तोड़ने और 2 के साथ विलय करने में सक्षम था। इसके अलावा इन 2 दांव बीजों में अस्वीकृति के कोई संकेत नहीं दिखते हैं। इसके बजाय वे एक उत्परिवर्तन का निर्माण करते हुए विलय करना चाहते हैं। मेरे दादाजी के अनुमान के अनुसार मेरी अभिव्यक्ति एक अत्यंत दुर्लभ, उन्नत, दिव्य अभिव्यक्ति हो सकती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में मैं हमेशा रैंक 1 दिव्य नहीं रह सकता, मैं रैंक बढ़ाने में सक्षम हो जाऊंगा। मुकेश की आवाज थोड़ी कांप उठी। उसके दादाजी ने उसे वास्तव में यह बात गुप्त रखने को कहा था। यह बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन यह नहीं कहा कि यह बहुत दमघोंटू था। उसने आखिरकार राघव को सब कुछ बता दिया। राघव इस खबर से चौंक गया। शुई वुहेन ने उसे बताया था कि सेलेस्टियल 9 रैंकों में विभाजित थे, लेकिन उसने उनके आगे बढ़ने के बारे में कुछ नहीं कहा था। अगर मुकेश के दादा सही थे तो क्या मुकेश 9वीं रैंक तक आगे नहीं बढ़ सकता था? दूसरे शब्दों में, एक सच्चा सेलेस्टियल? हा, राघव, तुम्हारा भाई सचमुच बड़ा होने वाला है। चिंता मत करो, भविष्य में तुम्हारा भाई तुम्हारी देखभाल करेगा। मुकेश हंसा। राघव ने मुकेश के दुखी चेहरे को देखा और अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। उसे लगा कि यह वादा इतना विश्वसनीय नहीं था। अब भी खुद पर निर्भर रहना ही सबसे अच्छा था। रात चुपचाप बीत गई। अगली सुबह राघव यह सुनकर हैरान रह गया कि वेद शर्मा आ गया है। वेद शर्मा, आपकी कार्यकुशलता मुझे वास्तव में प्रशंसा में आपके सामने झुकने पर मजबूर करती है। राघव ने प्रसन्नतापूर्वक स्थानिक वलय में औषधीय अवयवों को देखा। न केवल जीवन भाग्य की गोली के लिए सभी सामग्री एकत्र की गई थी, बल्कि दर्जनों व्यावहारिक रूप से विलुप्त औषधीय सामग्रियां भी थीं, जिन्हें वेद शर्मा ने खोजने में कामयाबी हासिल की थी। राघव ने इन सभी औषधीय सामग्रियों को सीधे आदिम अराजकता वाले स्थान में भेज दिया। वे मुरझाए हुए पौधे तुरंत पुनर्जीवित होकर अंकुरित होने लगे। आह राघव, तुम्हें अपने भाई के लिए अपना ख्याल रखना होगा। मैंने तुम पर बहुत बड़ी रकम निवेश की है। अभी मैं अपने संप्रदाय का बहुत बड़ा कर्जदार हूं। यदि आप किसी अप्रत्याशित दुर्घटना में फंस जाते हैं तो मैं अपने जीवन काल में भी उस आरण को चुकाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसलिए राघव, आपको कम से कम 100 साल जीना होगा। नहीं, यह सबसे अच्छा होगा यदि आप हमेशा के लिए जी सकें। वेद शर्मा ने राघव को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा।
चाहे वह समुद्र के बराबर की हड्डी मजबूत करने वाली गोलियां थीं जो उसने राघव को प्रदान की थीं, या ये अविश्वसनीय रूप से कीमती औषधीय तत्व थे, वेद शर्मा ने उन्हें राघव को देने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया था। वर्तमान बिंदु तक उसने राघव में जितनी पूंजी निवेश की थी वह राघव द्वारा हुआयुन संप्रदाय को दिए गए लाभ से कहीं अधिक थी। इसलिए वेद शर्मा पर बहुत अधिक कर्ज था। हे भाई वेन शर्मा, चिंता मत करो। अच्छे लोगों की उम्र लंबी नहीं होती, लेकिन बदमाश लोग हजारों साल जीते हैं। मेरे जैसे किसी व्यक्ति का भाग्य 1000 साल से ज्यादा जीना है। राघव हंसा। तो यह अच्छी बात है, अन्यथा मेरा यह व्यवसाय सचमुच डूब जाएगा। पिछले महीने हमने बोन टेम्परिंग पिल्स बेचना शुरू किया और हमारी कुल बिक्री। वेद शर्मा ने राघव के लिए कागज का एक टुकड़ा निकाला। यह मुझे मत दो, इसे देखकर ही मुझे सिरदर्द होने लगता है। वैसे भी मुझे पता है कि अगर आप इन बिक्री में से मेरा हिस्सा भी निकाल लें तो भी मुझे आपको एक बड़ी रकम देनी होगी। मेरा विश्वास करो, आने वाले समय में मैं धीरे धीरे यह कर्ज चुका दूंगा। मैं तुम्हें हरगिज घाटे में नहीं जाने दूंगा। राघव मुस्कुराया। ठीक है, फिर मैं आपको आवश्यक संसाधन प्रदान करने के लिए अपने पूर्ण अधिकार का उपयोग करना जारी रखूंगा। मुझे इसे फिर से कहने दो। मैं व्यापार के भगवान के नाम की कसम खाता हूं कि मैं आपको एक भी पैसा धोखा नहीं दूंगा। वेद शर्मा ने कसम खाई। इस बार मैंने आपको फोन किया क्योंकि मैं मो परिवार के मौजूदा संकट को हल करना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि पिल टॉवर आपके हुआयुन संप्रदाय द्वारा चेहरे पर बुरी तरह से थप्पड़ मारे जाने के बाद अपनी शक्ति दिखाने के लिए मो परिवार का उपयोग कर रहा है। ये बेवकूफ बंदर को चेतावनी देने के लिए मुर्गी को मारना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि हुआयुन संप्रदाय मो परिवार के साथ सहयोग कर सकता है। आखिरकार मो परिवार के पास बहुत सारे व्यवसाय और भरपूर संसाधन हैं। यह एक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवस्था है। इसके अलावा औषधीय गोलियों की अतिरिक्त आपूर्ति के बिना मो परिवार अस्थायी रूप से ठीक हो सकता है। लेकिन चाहे पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वे हमेशा इस तरह जीवित नहीं रह सकते। राघव ने कहा, यह कोई समस्या नहीं है। बेशक मेरे हुआयुन संप्रदाय की औषधीय गोलियां बेचने के लिए बनाई जाती हैं। हम उन्हें जिसे भी बेचते हैं यह एक ही बात है। जहां तक रत्विक की बात है, वे वाकई अमीर हैं। हम सहयोग कर सकते हैं। हालांकि आप यह भी जानते हैं कि मैं बोन टेम्परिंग पिल्स के साथ बहुत व्यस्त हूं। मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए मैं नम्रता को रत्विक के साथ हमारे व्यवसाय का प्रभारी बनाने की व्यवस्था करूंगा। आप जानते हैं कि नम्रता बहुत सावधान है। वह मुझसे ज्यादा इस काम को संभालने के लिए उपयुक्त है। वेद शर्मा ने कहा, हाँ, आपके पास समय नहीं है, इसलिए आप अपनी पत्नी को मदद के लिए भेजते हैं। राघव हंसा। खांसी, भाई शर्मा मजाक कर रहा है। हम अभी भी बहुत जल्दी है। वेद शर्मा वास्तव में नम्रता का उल्लेख करते समय शर्मा गया। ऐसा लग रहा था कि दिल के मामलों में व्यवसायी भी इतने कुशल नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रभारी कौन है। किसी भी मामले में मैं इस बात से बहुत आश्वस्त हूं कि हुआयुन संप्रदाय चीजों को कैसे संभालता है। इसके अलावा मेरे पास एक नया पैसा बनाने वाला प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। राघव ने दुष्टता से कहा। ओह, कौन सा प्रोजेक्ट? वेद शर्मा की आंखें चमक उठीं। हे, मुझे यकीन है कि भाई वैन शर्मा पहचानता है कि यह क्या है। राघव ने मुट्ठी भर फल निकाला। मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ फ्रूट। अपनी दृष्टि से वेद शर्मा ने स्वाभाविक रूप से इसे एक ही नजर में पहचान लिया। लेकिन सच तो यह है कि एक मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ फ्रूट उसे इतना हैरान करने के लिए काफी नहीं था। हालांकि यह विशेष फल चमकदार और मोटा था। यह स्पष्ट रूप से पेड़ से अभी अभी तोड़ा गया था। स्थानिक वलयों को स्थिर स्थान होने के लिए जाना जा सकता है और सैद्धांतिक रूप से चीजें ताजा रहेंगी। लेकिन ऐसे उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक फल अभी भी स्थानिक वलयों में अपना सार खो देंगे। उनका प्रकाश फीका पड़ जाएगा और उनके शरीर मुरझा जाएंगे। हालांकि यह अभी भी पूरी तरह से नया था। दूसरे शब्दों में, राघव के पास मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ ट्री होना चाहिए था।
राघव के पास वाकई वह पेड़ था, और सिर्फ एक नहीं बल्कि सैकड़ों पेड़ों का जंगल था। यह सब शकेश की उदारता की बदौलत था। उस एक फल की असीमित संख्या में पैदावार हुई थी। अरे, आपके पास वास्तव में एक मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ ट्री है। यदि आप इसे बेचते हैं तो यह बहुत बड़ी कीमत पर बिकेगा, वेद शर्मा ने भावुक होकर कहा। वह अब राघव को समझ नहीं पा रहा था। ये फल ऐसी चीजें थीं जो केवल प्राचीन देसाई परिवार के पास ही थीं। हर साल वे केवल सीमित मात्रा में बेचते थे, लेकिन इससे उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। कितनी बड़ी कीमत? राघव ने पूछा। अगर इस तरह के खजाने की नीलामी की जाए तो इसकी कीमत कम से कम 3000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होगी। आपको शायद पता न हो, लेकिन एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 1 मिलियन साधारण स्पिरिट स्टोन के बराबर है। इसके अलावा यह सिर्फ न्यूनतम कीमत है। अगर हम इसका विज्ञापन करें और फिर नीलामी करें तो यह अनगिनत बड़ी शक्तियों को आकर्षित करेगा। मैं इसकी ऊपरी सीमा का अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन मैं देख सकता हूं कि यह उस कीमत से 10 गुना ज्यादा कीमत पर बिक सकता है। वेद शर्मा ने अनुमान लगाया। वाकई यह इतना मूल्यवान है? राघव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। बेशक, मैरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ फ्रूट्स मैरिडियन ओपनिंग पिल्स के लिए सबसे अच्छी सामग्री है, और बहुत कुछ। ऐसी कई शीर्ष शक्तियां हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वे बस सबसे अच्छा चाहते हैं। इसलिए देसाई परिवार अपने स्टॉक का केवल एक हिस्सा ही बेचता है। वे बाकी को अपने पास रखते हैं या फिर उन्हें निजी तौर पर बेचते हैं। अगर दूसरे लोग उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो यह उनके रिश्तेदारों पर निर्भर करता है, वेद शर्मा ने समझाया। केवल दुर्लभ वस्तुओं का ही मूल्य होता था। फिर भाई वैन शर्मा, अगर देसाई परिवार के सभी मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ फल अचानक मर गए और फिर हमने एक मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ ट्री की नीलामी की तो कीमत कितनी अधिक होगी? राघव ने पूछा। यह असंभव है। देसाई परिवार अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपने मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ ट्री पर निर्भर है। वे अपनी पत्नियों से ज्यादा उनकी परवाह करते हैं और विशेषज्ञ हर दिन उनकी रखवाली करते हैं। वे निश्चित रूप से नहीं मरेंगे, वेद शर्मा ने कहा। उनके पेड़ अभी तक नहीं मरे हैं। इसका कारण यह है कि वे मुझसे नहीं टकराए हैं। अगर वे मुझसे टकराते तो वे पेड़ बहुत पहले ही मर गए होते। भाई वैन शर्मा, आइए इस व्यापारिक लेन देन में सहयोग करें। अगर यह लेन देन सफल हो जाता है तो शायद मैं सीधे तौर पर आपका सारा पैसा चुका पाऊंगा। राघव ने वेद शर्मा के कान में कुछ बातें फुसफुसाईं। राघव की योजना ने वेद शर्मा की आंखें लगभग बाहर निकलने पर मजबूर कर दी, और यह पहली बार था जब उसने अपशब्द कहे। भाड़ में जाओ, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं संसाधन लाऊंगा, आप अपनी नीलामी शक्ति लगाइए। जब तक हम उस चीज को बेचने में कामयाब हो जाते हैं, हे हमारी सफलता दर 100% होगी, राघव ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन अगर यह सफल हो गया तो देसाई परिवार पागल हो जाएगा। वे हमारे नीलामी घरों के लिए मुसीबत खड़ी करने आएंगे। हालांकि हम उनसे डरते नहीं हैं, लेकिन हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। वेद शर्मा ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें किस बात का डर है? मैंने तुम्हारे लिए पहले ही सब कुछ सोच लिया है। बस इतना कह रहा हूं कि तुम इसे बेचने के लिए किसी और की ओर से काम कर रहे हो और इस उत्पाद का प्रभाव स्पष्ट नहीं है। जो कोई भी इसे खरीदता है, अगर वह इसे चाहता है तो उसे जोखिम उठाना होगा। पहले इसके प्रभाव प्रदर्शित करें, फिर इसे कम शुरुआती कीमत पर नीलाम करें। एक बार जब यह नीलाम हो जाए तो खरीदार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। अनुबंध में यह कहें कि यह वस्तु रहस्यमय है और आपने केवल इसके अस्थायी प्रभावों का परीक्षण किया है। जहां तक इसके वास्तविक दीर्घकालिक प्रभावों की बात है तो इसे खरीदने वाले को धीरे धीरे इस पर शोध करना चाहिए। फिर बस इतना ही। खरीदार इसका इस्तेमाल करेगा या नहीं, यह उन पर निर्भर करता है। इस तरह आपके नीलामी घर को थोड़ी सी भी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी, राघव ने कहा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि यह अनुचित है। वेद शर्मा अभी भी हिचकिचा रहा था। इसमें अनुचित क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपका ग्राहक होता तो क्या मैं इस नीलामी घर को अपनी जगह पर कुछ नीलाम करने के लिए दे सकता था? राघव ने पूछा। हां, तो क्या यह ठीक नहीं है?
अभी मैं आपका ग्राहक हूं और आप सिर्फ एक मध्यस्थ होंगे जो लाभ में हिस्सा लेंगे। मैं ही असल में उत्पाद बेच रहा हूं और आप एक अनुबंध बनाएंगे, फिर सब कुछ पूरा हो जाएगा, राघव ने कहा। ठीक है, मैं यह करूंगा। राघव, मुझे नुकसान मत पहुंचाना। वेद शर्मा ने कड़वी मुस्कान दी। ऐसा काम करने का यह उसका पहला मौका था। चिंता मत करो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूं? मैं अपने ही लोगों को कब धोखा दूंगा? राघव ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। ठीक है, तो मैं तुरंत इस पर काम शुरू कर दूंगा। वेद शर्मा ने सिर हिलाया। चूंकि वह सहमत हो गया था, इसलिए वह तुरंत काम पर लग जाएगा। वेद शर्मा को विदा करने के बाद राघव भी काम पर लग गया। उसने आदिम अराजकता वाले स्थान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, उन औषधीय अवयवों को बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब औषधीय तत्व एक निश्चित बिंदु तक ठीक हो गए, तो उन्होंने उन्हें कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया और उन्हें फिर से जमीन में दफना दिया। आदिम अराजकता अंतरिक्ष की मिट्टी बहुत चमत्कारी थी। साधारण जड़ी बूटियां टूटने से मर जातीं, लेकिन आदिम अराजकता अंतरिक्ष में वे बढ़ती रहतीं। 2 घंटे से भी कम समय में राघव के आदिम अराजकता स्थान में एक और बड़ा औषधीय क्षेत्र दिखाई दिया। हालांकि ये जड़ी बूटियां अभी भी बहुत छोटी थीं। 3 दिन बाद सामग्री की पहली लहर आखिरकार परिपक्व हो गई। राघव ने मुकेश को एक निजी कमरा उधार देने को कहा और उसने परिष्करण शुरू कर दिया। वह नहीं जानता था कि जीवन भाग्य की गोली किस स्तर की थी, लेकिन कठिनाई और लौ की आवश्यकताओं के अनुसार इसे 5वीं श्रेणी की औषधीय गोली के रूप में गिना जाना चाहिए। वर्तमान राघव के लिए 5वीं श्रेणी की औषधीय गोली बहुत कठिन नहीं थी। राघव की हथेली पर एक नीली लौ दिखाई दी। एक भयानक गर्मी ने अंतरिक्ष को इस तरह मोड़ दिया मानो यह दुनिया प्रज्वलित होने वाली हो। छोटे दोस्त, तुम्हें थोड़ा और आज्ञाकारी होना होगा। जब हम गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक साथ काम करते हैं तो तुम कोई परेशानी नहीं पैदा कर सकते। राघव ने अपने हाथ में लौ को घबराहट से देखा। इस बार राघव पृथ्वी की लौ का उपयोग करके शोधन करने की योजना बना रहा था। इससे पहले उसकी साधना का आधार इतना ऊंचा नहीं था कि वह इसे सावधानी पूर्वक नियंत्रित कर सके। जरा सी चूक से सभी सामग्री जलकर राख हो जाती थी। अब जब वह मेरिडियन ओपनिंग की ओर बढ़ चुका था, तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी मजबूत हो गई थी। इसके अलावा इस समय तक पृथ्वी की लौ को पोषित करने के बाद यह भी थोड़ा बढ़ गया था। तर्क के अनुसार पृथ्वी ज्वाला जितनी मजबूत होगी, उसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन होगा। हालांकि उसकी पृथ्वी ज्वाला की अपनी आत्मा थी, जो राघव के साथ मिलकर गर्मी को नियंत्रित कर सकती थी। ज्वाला का अंकुर थोड़ा हिल गया। राघव की बांह पर ज्वाला सर्प का टैटू चमक उठा। राघव मुस्कुराया और उसने धीरे से ज्वाला को अपनी गोली भट्टी में भेज दिया। गोली भट्टी से बहुत तेज गड़गड़ाहट हुई। गोली भट्टी चमक रही थी और पूरा कमरा जगमगा उठा। गोली भट्टी पर वास्तव में ऋण प्रकट हुए। हे, जैसी कि उम्मीद थी, सांझी के पास वास्तव में पैसा था। इस गोली भट्टी पर वास्तव में ऊर्जा को प्रतिबिंबित करने के लिए शिलालेख हैं। राघव मुस्कुराया। इस गोली भट्टी के ऋण इसमें परिष्कृत औषधीय गोलियों की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। हालांकि साधारण औषधीय गोलियां इन ऋणों को सक्रिय करने में असमर्थ थीं। केवल उच्च स्तरीय औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने पर ही वे प्रकट होते थे। धीरे से ढक्कन खोला तो रोशनी का एक स्तंभ बाहर निकला। उस खूबसूरत रोशनी ने पूरे कमरे को रंगों से भर दिया। वहां 9 औषधीय गोलियां पड़ी थीं। उनके चारों ओर प्रकाश घूम रहा था। उनमें 9 छल्ले थे, जो औषधीय गोलियों के चारों ओर तैरते 9 छोटे सांपों की तरह लग रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हवा में गोलियों की हल्की सी भी खुशबू नहीं थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि सारी औषधीय ऊर्जा औषधीय गोलियों के अंदर बंद थी। 9 रिंग उच्च श्रेणी की गोलियां। हे, यह पहले से ही उच्च श्रेणी की गोलियों की सीमा है। राघव उत्साह से भर गया। गोलियों की इस भट्टी ने न केवल यह साबित कर दिया कि उसके पास गोली सम्राट की ताकत थी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे यह पता चला कि वह पृथ्वी ज्वाला को नियंत्रित करने में सक्षम था। राघव हाल ही में पूरी तरह से साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था।
उसने मूल रूप से अपनी कीमिया का अभ्यास करना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी पिल गॉड यादों के साथ उसके कौशल में जंग नहीं लगी। दूसरी ओर, क्योंकि उसकी साधना का आधार बढ़ता रहा, उसकी कीमिया कला में भी सुधार होता रहा। पिल अप्रेंटिस, पिल एडेप्ट, पिल मास्टर, पिल किंग, पिल सम्राट, इनमें से प्रत्येक स्तर यह दर्शाता है कि कीमियागर संबंधित औषधीय गोली स्तर को परिष्कृत कर सकता है। हालांकि हर कोई जो 5वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, उसे गोली सम्राट नहीं कहा जा सकता। पिल किंग स्तर तक पहुंचने के लिए आपको एक रिंग वाली चौथी टियर की औषधीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए। जहां तक पिल सम्राट की बात है, तो आवश्यकताएं और भी कठोर थीं। आपको खुद को पिल सम्राट कहलाने में सक्षम होने के लिए 5 रिंग वाली 5वीं टियर की औषधीय गोली को परिष्कृत करना होगा। गोली सम्राट अत्यंत भव्य अस्तित्व थे। कोई भी शक्ति उन्हें खजाने की तरह मानती थी। उदाहरण के लिए, मो परिवार में उनके कीमियागर केवल 3 अंगूठी वाली गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। उनका वेतन बहुत उदार था। वे लोग खुद को गोली सम्राट भी नहीं कह सकते थे, लेकिन उन्हें पहले से ही ऐसा व्यवहार मिला हुआ था। एक सच्चा गोली सम्राट जहां भी जाता, लोगों से घिर जाता। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पिल सम्राट बहुत दुर्लभ थे। इसके अलावा इस दुनिया के 99% कीमियागर पिल टॉवर में इकट्ठे हुए थे। कीमियागर संघों के माध्यम से पिल टॉवर व्यावहारिक रूप से हर कीमियागर को आकर्षित करने में कामयाब रहा। इस दुनिया में गैर संबद्ध कीमियागर बहुत दुर्लभ थे। इसके अलावा पूरे पिल टॉवर में हालांकि 5वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम अनगिनत कीमियागर हो सकते हैं, लेकिन जो लोग 5 रिंग गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे, वे अत्यंत दुर्लभ थे। और उन लोगों के लिए जो 9 रिंग की गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं, शायद पूरे पिल टॉवर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो यह करतब दिखा सके। यहां तक कि उनके सबसे शक्तिशाली कीमियागर भी केवल 8 रिंग की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। वह पहले से ही सीमा थी। इसके अलावा जो लोग 8 रिंग की गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे, उन्हें ऐसा करने के लिए भाग्य पर निर्भर रहना पड़ता था। शायद गोलियों की हजारों भट्टियों में वे केवल एक 8 रिंग की गोली ही बना पाते। वे 8 अंगूठी वाली गोलियां आमतौर पर अपने लिए बचाकर रखी जाती थीं, दिखावे के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। उन्हें शायद ही कभी बेचा जाता था। जहां तक राघव की गोलियों की भट्टी की बात है, तो उसमें 4 9 रिंग वाली गोलियां और 5 8 रिंग वाली गोलियां थीं। अगर यह बात किसी को पता चल जाती, तो यह निश्चित रूप से पूरी कीमिया की दुनिया को हिलाकर रख देता। यह सब पृथ्वी की ज्वाला के कारण है। अन्यथा शोधन करते समय मैं औषधीय ऊर्जा को पूरी तरह से सील नहीं कर सकता था। 7 वलय ही सीमा होती, राघव ने आह भरते हुए कहा। अर्थ फ्लेम वाकई बहुत शक्तिशाली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे राघव पर पूरा भरोसा था। उसने उसके साथ सहयोग करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम किया। यही एकमात्र कारण था कि वे इतना बढ़िया परिणाम प्राप्त कर सके। राघव ने इस पृथ्वी ज्वाला को परिष्कृत नहीं किया था। इसके बजाय उसने इसे अपनी आध्यात्मिकता बनाए रखने की अनुमति दी थी। इसे अपनी भावनाओं और विचारों को बनाए रखने की अनुमति दी थी। उसके इस कार्य से उसे अब बहुत लाभ मिलने लगा। यदि उसने इसे परिष्कृत किया होता, तो इससे इसकी आध्यात्मिकता मिट जाती। पृथ्वी की ज्वाला मृत ज्वालाओं का गोला बन जाती। फिर सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करके वह लड़ने के लिए पृथ्वी ज्वाला की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो सकता था, लेकिन उसे कीमिया के लिए इसका उपयोग करना असंभव लगता। पृथ्वी ज्वाला बहुत शक्तिशाली थी और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपनी वर्तमान शक्ति के साथ इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। लेकिन अब पृथ्वी ज्वाला का अपना जीवन था और राघव के पोषण के बाद यह राघव के प्रति और भी अधिक मजबूत और अधिक मैत्रीपूर्ण हो गई थी। उनके मन जुड़े हुए थे और यह राघव जो चाहे करने के लिए सहयोग करेगी। केवल इस तरह की स्थिति ही उसे गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक बेरसक पृथ्वी ज्वाला का उपयोग करने की अनुमति देने में सक्षम थी।
ऐसा लगता था कि अनगिनत वर्षों में राघव केवल मेरिडियन ओपनिंग दायरे में कीमिया के लिए पृथ्वी ज्वाला को नियंत्रित करने में सक्षम पहला व्यक्ति था। 9 रिंग लाइफ फेट पिल्स में से एक को उठाकर राघव ने उसे निगल लिया। यह उसके पेट में पहुंचते ही तुरंत घुल गया और ऊर्जा के 9 सर्पों में बदल गया। राघव के मार्गदर्शन में वे सीधे उसके दाहिने पैर के तल पर योंगक्वान एक्यू पॉइंट पर पहुंचे। जब 9 सर्प उसके योंगक्वान बिंदु पर पहुंचे तो वे भयंकर रूप से टकराए। विस्फोट हुआ और एक छोटे भंवर का निर्माण हुआ। एक बार जब वह भंवर बन गया तो एक भयानक आभा फैल गई। राघव के पैर के नीचे की जमीन दरारों से भर गई। राघव का कमरा फट गया। वह भयानक आभा पूरे रत्विक में फैल गई और यहां तक कि पूरा शहर कांप उठा। क्या हो रहा है? यहां तक कि शंकराचार्य भी बाहर आया और देखा कि राघव जमीन पर खड़ा है। उसके आसपास की इमारतें उड़कर बिखर गई हैं। मुझे नहीं पता, राघव ने बस इतना कहा कि उसे एक निजी कमरा उधार लेना है। मुकेश भी पूरी तरह से हैरान था। राघव की आंखें बंद थीं। क्यूई तरंगें हिंसक रूप से उसके अंदर से निकल रही थीं, जिससे अंतरिक्ष कांप रहा था। हर दिशा में असीम ऊर्जा फैल रही थी। ऐसा लगता है कि राघव एक तरह का अविश्वसनीय युद्ध कौशल विकसित कर रहा है। श्रीनिवास ने राघव की आभा की जांच की। हालांकि उसे लगा कि यह अनुमान थोड़ा गलत था। आमतौर पर युद्ध कौशल शरीर के बाहर ही जारी किए जाते हैं, लेकिन राघव की आभा उसके अंदर से ही बाहर निकल रही थी। वह जानबूझकर इसे जारी नहीं कर रहा था। इस खोज ने उसे और भी अधिक हैरान कर दिया। आखिर किस तरह का युद्ध कौशल केवल लीक हुई आभा के साथ इतना भयानक हो सकता है? शंकराचार्य ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बहुत देर तक कुछ न कहने के बाद आखिरकार उसने कहा, भविष्य में राघव की उपलब्धियां इस हद तक पहुंच सकती हैं कि हम उसकी प्रशंसा करने की भी योग्यता नहीं रख पाएंगे। क्या? इतना मजबूत? मुकेश का दिल कांप उठा। उसे पता था कि उसके दादाजी ने कभी किसी की तारीफ नहीं की। उसका ऐसा कहना बहुत चौंकाने वाला था। देवांश, यह दुनिया भविष्य में तुम युवाओं की होगी। तुमने मुझे जो रूप दिखाया उसने मुझे हमारे मो परिवार के पहले कुलपति के रूप की याद दिला दी। शंकराचार्य ने मुकेश को भावुक होकर देखा। पिताजी, आपका मतलब है? श्रीनिवास चौंक गया। ऐसा मत कहो, शंकराचार्य ने चेतावनी दी। आप ऐसा किसी से नहीं कह सकते। किसी भी मामले में देवांश हमारे मो परिवार की आशा है कि वह आगे बढ़े और अपना पुराना वैभव पुनः प्राप्त करे। सब कुछ देवांश पर निर्भर करेगा। जहां तक इस राघव की बात है, उसके पास एक अजीब सी आभा है जो उसे निरीक्षण से अलग करती है। यहां तक कि मैं भी उसके शरीर की आध्यात्मिक क्यूई में आए बदलावों को नहीं देख पा रहा हूं। जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। उसकी वजह से पूरी दुनिया बदल जाएगी। दादाजी, आप उसका ऐसा मूल्यांकन क्यों करेंगे? क्या आपने अभी नहीं कहा था कि मैं बहुत बढ़िया हूं? आप मेरी प्रशंसा क्यों नहीं कर सकते? मुकेश थोड़ा असंतुष्ट था। उसके दादाजी उसकी प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे, बल्कि किसी और के बच्चे की प्रशंसा करेंगे? राघव की वजह से आप भविष्य में एक महान अस्तित्व में बदल सकते हैं। हालांकि बच्चे, आप बहुत निराशाजनक हैं। आप अनुकूलनशील हैं, लेकिन आपके पास एक दबंग भावना की कमी है। हालांकि आप सामान्य समय में दिखावा करना पसंद करते हैं, लेकिन खुद को दूसरों से अलग दिखाना दबंगई नहीं है। असली दबंगई बाहरी तौर पर प्रदर्शित नहीं होती, बल्कि यह आपकी हड्डियों में समाहित होती है। जहां तक राघव के दबंगपन की बात है, ये कुछ ऐसा है जो उसके मांस और खून, यहां तक कि उसकी आत्मा में समा गया है। वास्तव में मुझे लगभग ऐसा महसूस होता है कि वह दुनिया के साथ असंगत है, जैसे कि वह पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाना चाहता हो। ऐसा व्यक्ति भयंकर रूप से दबंग होता है। ऐसा व्यक्ति जो झुकने के बजाय तोड़ना पसंद करता है। तर्क के अनुसार ऐसा व्यक्ति स्वर्गीय दाऊस के अनुसार बढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं है और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए जब मैंने कहा कि एक बार वह बड़ा हो जाएगा तो वह पूरी दुनिया को हिला देगा, इस तरह के व्यक्ति के लिए कभी भी बड़ा होना बहुत मुश्किल होगा, शंकराचार्य ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मुकेश की अभिव्यक्ति बदल गई। राघव के स्वभाव के कारण
वह न केवल दूसरों से घृणा प्राप्त करेगा बल्कि स्वर्ग से भी ईर्ष्या प्राप्त करेगा। वह आपके विपरीत है। तुम बहुत कायर हो, जबकि राघव बहुत खूंखार है। तुम्हारी कायरता तुम्हें लंबे समय तक जीने देगी, लेकिन साथ ही मार्शल पथ के शिखर पर खड़े होने का तुम्हारा मौका बहुत कम हो जाएगा। जहां तक राघव की बात है, वह बहुत निडर है। न केवल उसे सभी प्रकार के परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उसे स्वर्गीय दांव के प्राकृतिक चयन को भी सहना होगा। उसके बड़े होने की संभावना नगण्य है। यह सबसे अच्छा होगा यदि आप दोनों अपनी विशेषताओं को जोड़ सकें, शंकराचार्य ने असहाय होकर कहा। उन्होंने आगे कहा, हालांकि न्यानेर, राघव को बदलने की कोशिश मत करो। यह बिल्कुल असंभव है। किसी भी विशेषज्ञ के पास एक दृढ़ निश्चयी दांव हृदय होता है। भले ही उन्हें हजारों कष्टों का सामना करना पड़े, यहां तक कि मृत्यु में भी उनका दांव हृदय नहीं बदलेगा। आपको बस उससे कुछ और सीखने की जरूरत है। दबंगई क्या होती है? यही वह चीज है जिसकी आप में सबसे ज्यादा कमी है। लेकिन राघव, वह, मुकेश ने चिंतित होकर कहा, यही वह दांव है जिसे उसने अपने लिए चुना है। कोई भी इसे बदल नहीं सकता। इसके अलावा कोई भी दांव, यदि आप इसे शिखर तक ले जाते हैं, तो आपको अमर देवत्व के बिंदु तक पहुंचा सकता है। दांव के भीतर उच्च या निम्न, सही या गलत जैसी कोई चीज नहीं होती। न ही कोई बड़ा दांव या छोटा दांव होता है। केवल एक ही चीज मायने रखती है कि कोई दांव आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। अपना खुद का दांव चुनना सबसे अच्छा विकल्प है। स्वर्गीय दांव मायावी हैं। कौन यह कहने की हिम्मत करता है कि वे वास्तव में उन्हें समझते हैं? राघव का दांव जरूरी नहीं कि गलत हो, और हमारा दांव जरूरी नहीं कि सही हो। हमें बस यह देखना है कि हम कितनी दूर तक चल सकते हैं। तो देवांश, इतनी चिंता मत करो और कोई भी मूर्खतापूर्ण काम मत करो। उसे बदलने की कोशिश करना उसकी मदद नहीं कर रहा है, बल्कि उसे नुकसान पहुंचा रहा है, शंकराचार्य ने चेतावनी दी। अंतिम विस्फोट के साथ हिंसक क्यूई तरंगें फीकी पड़ गईं और राघव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके भीतर एक उत्साहित चमक चमक उठी। एक ही जीवन भाग्य गोली भ्रूण रूप को संघनित करने में सक्षम थी। 9 छल्लों की शक्ति वास्तव में महान है। अब वास्तविक जीवन भाग्य सितारा को संघनित करने का समय आ गया है। राघव को उम्मीद नहीं थी कि लाइफ फेट स्टार के भ्रूण रूप को संघनित करने से इतनी बड़ी गड़बड़ी पैदा होगी, लेकिन यह अच्छी बात थी कि मो परिवार उसके पक्ष में था। शंकराचार्य ने सभी को आदेश दिया कि वे इस विषय पर फिर से बात न करें। एक अलग निजी कमरे में राघव ने लाइफ फेट स्टार को संघनित करना जारी रखा। एक पूर्ण लाइफ फेट स्टार को संघनित करने के लिए एक महासागर के बराबर औषधीय गोलियों की आवश्यकता थी। हालांकि अब राघव को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसके पास चमत्कारी आदिम अराजकता स्थान था जो उसे असीमित औषधीय सामग्री देता था, और ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वह खत्म हो जाएगा। उसके पास पृथ्वी ज्वाला भी थी जो उसके साथ मिलकर काम करती थी। पहले अनुभव के बाद उनका दूसरा शोधन और भी सहज हो गया। राघव को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि जब वह गोलियों को परिष्कृत कर रहा था तो पृथ्वी ज्वाला की आत्मा को वास्तव में उसकी ज्वाला के उतार चढ़ाव याद थे। दूसरे शोधन में केवल आधे समय की आवश्यकता थी। इसके अलावा गोलियों की उस दूसरी भट्टी में 6 9 अंगूठी वाली जीवन भाग्य गोलियां थीं, जिसे देखकर वह खुशी से पागल हो गया था। 9 रिंग वाली गोलियां उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियों का शिखर थीं। सतह पर यह 8 रिंग वाली गोली से सिर्फ 1 रिंग ज्यादा लगती थी, लेकिन वास्तव में यह एक अतिरिक्त अंगूठी दर्शाती है कि औषधीय गोली लगभग पूर्ण थी। इसका सारा सार इसमें बंद कर दिया गया था। इसका औषधीय प्रभाव 8 छल्ले वाली गोली से कई गुना अधिक होगा। इसे चरम सीमा तक भयानक बताया जा सकता है। औषधीय गोलियां बिल्कुल चमत्कारी थीं। ऊर्जा में थोड़ी सी भी वृद्धि औषधीय प्रभाव में स्वर्ग पलटने वाले परिवर्तन ला सकती थी। उन्हें सामान्य ज्ञान के अनुसार नहीं आंका जा सकता था। एक 9 रिंग लाइफ फेट पिल का सेवन करने से 100 से अधिक साधारण उच्च श्रेणी की लाइफ फेट पिल्स के सेवन के समान ही प्रभाव हुआ। इससे जीवन भाग्य तारे को संघनित करने के लिए आवश्यक समय की मात्रा बहुत कम हो गई, जिससे उसे सांस लेने के लिए बहुमूल्य जगह मिल गई। जहां तक मुकेश का सवाल है,
उसे उसके दादा ने सीधे उसके कमरे में भेज दिया। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह इधर उधर न भागे और अपने साधना आधार को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित करे। इस बार मुकेश बहुत आज्ञाकारी था। उसने कसम खाई कि जब तक वह अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, वह निश्चित रूप से बाहर नहीं जाएगा। मुकेश का व्यवहार उसके दादाजी को बहुत पसंद आया था, लेकिन सच तो यह है कि वह छोटा लड़का केवल प्रियंका से छिपना चाहता था। जब राघव और मुकेश एकांत में थे, तब हुआयून नीलामी घर ने अनगिनत दुर्लभ और कीमती विचित्र वस्तुओं की एक भव्य नीलामी आयोजित की। इससे बहुत हंगामा हुआ। इसके अलावा नीलामी के अंतिम आइटम के लिए उस मोहक नीलामीकर्ता सरोजिनी ने 1000 साल पुराना समुद्री आत्मा फल वृक्ष निकाला। उस प्रकार के वृक्ष को बहुमूल्य माना जा सकता था, लेकिन पिछली कुछ वस्तुओं की तुलना में यह स्पष्ट रूप से थोड़ा फीका था। हालांकि जब सरोजिनी ने पीली मिट्टी का ढेर निकाला और उसे पेड़ के नीचे रखा, तो हर व्यक्ति अचंभित रह गया। फल का पेड़ वास्तव में उनके सामने ही फल देने लगा। अगरबत्ती जलाने के 1 मिनट से भी कम समय में पूरा पेड़ फलों से ढक गया। हर कोई व्यावहारिक रूप से पागल हो गया। यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली वस्तु थी। सरोजिनी ने बताया कि यह एक रहस्यमयी वस्तु थी जिसे हुआयून नीलामी घर से बेचने के लिए एक रहस्यमयी ग्राहक ने कहा था। इसका कुल क्षेत्रफल केवल 5000 वर्ग मीटर था। यह राशि थोड़ी चौंकाने वाली थी। हालांकि यह मिट्टी एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु थी। मिट्टी में जीवन ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए एक आत्मा एकत्रीकरण संरचना की आवश्यकता होती थी और फिर यह वनस्पति को तेजी से बढ़ने देती थी। लेकिन एक बार जब मिट्टी के भीतर रहस्यमय ऊर्जा फीकी पड़ जाती, तो यह साधारण मिट्टी बन जाती। इसके अलावा यह मिट्टी ऐसी थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यहां तक कि हुआयून संप्रदाय के मास्टर मूल्यांकनकर्ता भी इसकी उत्पत्ति का पता लगाने में असमर्थ थे। अभी तक उन्हें इसके बारे में सिर्फ इतना ही पता था। क्योंकि यह कोई अज्ञात चीज थी, इसलिए उन्होंने सभी को चेतावनी दी कि अगर वे इसे खरीदना चाहते हैं तो सावधान रहें। कोई भी जोखिम उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी। यह विशेष नीलामी सभी को अनिवार्य रूप से एक उपहार के रूप में दी गई थी और इसलिए उन्होंने 30 मध्यम श्रेणी के स्प्रिट पत्थरों की कम कीमत से इसकी शुरुआत की। कीमत सुनते ही पूरी भीड़ बोलियों में जुट गई। देखते ही देखते बोलियां 1000 को पार कर गईं। यह जानना जरूरी था कि मध्यम श्रेणी के स्प्रिट स्टोन में सिर्फ आध्यात्मिक क्यूई ही ज्यादा नहीं होती। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें स्वर्गीय दांस के नियम भी होते हैं। एक मध्यम श्रेणी का स्प्रिट स्टोन 1 मिलियन निम्न श्रेणी के स्प्रिट स्टोन के बराबर होता है। 1000 मध्यम श्रेणी के स्प्रिट स्टोन एक ऐसी संख्या थी जो किसी व्यक्ति को मौत के मुंह में धकेल सकती थी। एक साधारण जियानेटियन विशेषज्ञ एक मध्यम श्रेणी के स्प्रिट स्टोन को प्राप्त करने से पहले 1 दशक तक एक संप्रदाय के लिए काम कर सकता था। वे इतने कीमती थे। सबसे भयावह बात यह थी कि यह तो बस शुरुआत थी। इस स्वर्ग विहीन दिव्य धरती के सामने कोई भी अपना संयम नहीं रख पा रहा था। किसी भी बड़े संप्रदाय के पास अपने औषधीय क्षेत्र होते थे। उनकी अपनी विशिष्ट दुर्लभ औषधियां होती थीं। उन बहुमूल्य औषधियों को सजीव बनाने के लिए इस मिट्टी का उपयोग करने से उन्हें अविश्वसनीय लाभ होता था। 1500, 2000, 3000 ऐसा लग रहा था जैसे वे पैसे भी खर्च नहीं कर रहे थे, बल्कि बस दूसरों से ज्यादा नंबर चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि सरोजिनी को भी ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर निकलने वाला है। 8000! अंत में एक आवाज ने सबको चौंका दिया। वक्ता को देखते ही किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ और बोल सके। वह व्यक्ति देसाई परिवार का कनिष्ठ गुरु शकेश था। शुरू में वह नीलामी में मौजूद नहीं था, लेकिन एक बार जब उसने दिव्य मिट्टी के बारे में सुना तो वह तुरंत वहां पहुंच गया। नतीजतन एक ही बोली से उसने सभी को चुप करा दिया। एक तरफ 8000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन कुछ शक्तियों के लिए सचमुच बहुत ज्यादा थे। यह कीमत कुछ ऐसी नहीं थी जिसे वे संभाल सकें। दूसरा कारण यह था कि यह शकेश था।
उन्होंने तुरंत देसाई परिवार के मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ फ्रूट के बारे में सोचा। इससे सभी ने तुरंत हार मान ली। उनकी अपनी कीमती दवाइयां जिन्हें वे उगाने की योजना बना रहे थे, वे मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ फ्रूट के मूल्य की तुलना में भी नहीं थीं। चाहे शकेश ने कितना भी पैसा खर्च किया हो, उसे वह वापस मिल जाएगा, लेकिन उनके लिए यह अलग था। एक निश्चित बिंदु पर कोई लाभ नहीं होगा। उनके लिए बेहतर यही था कि वे अभी भी रुकें ताकि शकेश पर एक अच्छी छाप छोड़ सकें। बस इसी तरह शकेश ने आसानी से यह दिव्य मिट्टी हासिल कर ली। हालांकि सरोजिनी ने शकेश को सबके सामने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत कर लिया था। इस जीवन देने वाली दिव्य मिट्टी के प्रभाव की 100% पुष्टि नहीं की जा सकती थी। वे इसे केवल किसी और की ओर से बेच रहे थे। इस दिव्य मिट्टी को खरीदना एक निश्चित जोखिम भरा काम था। इसलिए नीलामी घर ने शकेश के 8000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को 1 महीने तक वहां रखा। उस महीने के दौरान अगर शकेश को लगता है कि दिव्य मिट्टी में कुछ गड़बड़ है, तो उस 1 महीने की समय सीमा के भीतर वह दिव्य मिट्टी वापस कर सकता है और नीलामी घर उसके पैसे वापस कर देगा। साथ ही दिव्य मिट्टी भी उसके मालिक को लौटा देगा। हालांकि वे 5% सेवा शुल्क लेंगे। इस अनुबंध ने सभी को हुआयुन संप्रदाय की प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया कि वे अपने व्यवसाय को किस तरह से संभालते हैं। वे वास्तव में बहुत सावधान थे। किसी अज्ञात वस्तु के लिए उन्होंने उसे बेचकर कुछ भी नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने खरीदार को सबसे बड़ी गारंटी दी। मिट्टी के बारे में सच्चाई जानने के लिए 1 महीने का समय पर्याप्त था। इस अनुबंध ने शकेश की प्रशंसा भी जीती और 8000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के अलावा उन्होंने सीधे सरोजिनी को 10 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भी दिए। उस पैसे खर्च करने वाली शैली ने सभी को चौंका दिया।